अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कैसर अहमद राजा साहब के अभी हाल ही में लगाए गए इल्ज़ामात का तफसीलन जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब इंजीनियर साहब से काफ़ी ज़्यादा मायूस नजर आए। साहिल भाई ने न सिर्फ इंजीनियर साहब को बल्कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और जावेद अहमद गामरी साहब को तो शदीद गुस्से में जवाब दिया, लेकिन उनके हवाले से खुशखबरी ये भी है कि उन्होंने अभी हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात भी की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि मुझे सबसे पहले बयान करनी चाहिए थी वो ये है कि अभी हाल ही में जो इंजीनियर साहब ने पाकिस्तान की फिलिस्तीनी कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपना मौकिफ दिया था, उन्हीं के एक बयान करदा पॉइंट को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में बयान किया। और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार जावेद अहमद गामरी साहब ने कैसर अहमद राजा साहब के लगाए गए इल्जामात का बराह रास्त खुद जवाब दिया। इन सारी की सारी अपडेट्स को सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब के एतराजात का जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब पर यह इल्जाम लगाया था कि इंजीनियर साहब ने यह कहकर यहूदियों के मुकदमे को मजबूत किया है कि गजा में मौजूद मजलूम फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए उन्हें अरब ममालिक में रिलोकेट कर देना चाहिए। बुरी हालत हुई है, खुले आसमान के नीचे एक ब्रेड के टुकड़े को वो इस वक्त उसके मुंतजिर हैं, उसकी तलब में है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है। इसने मुझे गालियां दिलवाई हैं अपने लोगों से, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। इसने मुझे एथियस्ट से गालियां दिलवाई हैं, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। लेकिन इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाएं। तुम क्यों नहीं चले जाते? देखें, इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने मौलवियों का फ्रंटमैन, उसने मासूम सी शक्ल बना के कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं आज जाके फिलिस्तीन शहीद हो जाऊं, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई इसराइल जा नहीं सकता। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया, उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया अपना, उसके पास नेशनलिटी है नीदरलैंड की, यानी कि हॉलैंड, पुराना नाम नीदरलैंड। आप इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी जी, अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स, जो यूरोपियन यूनियन में है। तो यूरोपियन यूनियन के मुल्क का जिसके पास नेशनलिटी या पासपोर्ट हो वो तो भाई आज इसराइल जा सकता है। तो अब क्या उनके मानने वालों का काम नहीं है कि उनसे पूछें कि भाई जाओ ना इसराइल, क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मैं तो जा नहीं सकता वरना मैं चला जाता। आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फलस्तीनियों को छोड़ दिया था। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद। क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मैं तो जा नहीं सकता वरना मैं चला जाता। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक है, ये सिर्फ मेरे भाई आप लोगों का खून करवाते हैं। तकी उस्मानी साहब के बारे में जो शेर अफजल मरवत ने कहा, क्या वो गलत कहा है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि जहाज फर्ज हो चुका है और जहाज के लिए निकलना होगा, तो क्या समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उसमें कितना हिस्सा डालेंगे? ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे फर्ज है कि जिहाद का आगाज अपने घर से करें, और वो मर्सिडीज जिसमें वो फिरते हैं वो बेच दें और फलस्तीनियों को दान कर दें। BMW सर 8 करोड़ की, BMW 8 करोड़ की, सिर्फ BMW 8 करोड़ की नहीं है, माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मतलब दामे बरकत होना चाहिए था। शेर अफजल मरवत साहब को झूठा साबित करते हैं तकी उस्मानी साहब, उसी शाम को वीडियो बनाते हैं कि देखो मैं अपनी ये गाड़ियां बेच रहा हूं और ये मैं गजा के मुसलमानों को पाकिस्तान से रवाना कर रहा हूं, ये लो आ जाओ आके देख लो। इसकी बजाय लोग कह रहे हैं जी एक आलम दीन की तौहीन कर दी। वो आलम दीन जब दावे इतने बड़े बड़े करेगा तो तौहीन तो ऑटोमेटिकली होगी ना। ठीक है, जब आप इतनी बड़ी बड़ी छोड़ेंगे जो आपसे संभाली ना जाए तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा। और फिर जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं और मुझे जोड़ रहे हैं कि मैं जनाब ट्रंप के बयानियों को लेकर चल। मैंने क्यों उन्हें सपोर्ट करना है? मैंने तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये ऑप्शन पेश किया था कि अगर मुसलमान मुल्क लड़ने के काबिल नहीं है ना, जो नजर भी आ रहा है, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस्लाम इस्लामिक मुल्क है, मुआखात करें जो रसूलुल्लाह ने की थी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह को बुज़दिली दिखाई थी जो मुहाजिर बुलवा लिए थे मदीना शरीफ? ठीक है, तो हिजरत करना कोई बुरी चीज नहीं है। एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस वक्त जरूरत है, क्योंकि वो तो मार देंगे उनको। 80 लाख के करीब मुसलमान है। हाँ, जो मुजाहिदीन है जिनके पास हुनर है, लड़ना चाहते हैं, वो बेशक उधर रहे, लेकिन वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन बच्चों को, औरतों को तो ढालना ना बनाया जाए, इनको तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज ना किया जाए। अब जो बातें इनको हम रियलिटी के तौर पे बताते हैं, ये कहते हैं जी बुज़दिली है, तो जाओ ना यार, जाते क्यों नहीं हो? ठीक है, कोई भी नहीं इनमें से जा रहा। जब तुमने भी व्लॉग बनाने हैं और मैंने भी यूट्यूब के ऊपर रियलिस्टिक पिक्चर लोगों के सामने रखनी है, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या रह गया? मुझे झूठा साबित करो, ताकि उस्मानी साहब को कंधों पे उठाओ, मुफ्ती मुनीब को कंधों पे उठाओ और पैदल जो है बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। यार मुझे झूठा साबित करो, या इनके बच्चे जाए वहां पे, कोई भी नहीं जाएगा भाई। ये सिर्फ मुसलमानों का लहू गरमाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल दूर है। और जो इन्हें हकीकत बताता है कि भाई ये, उसे कहते हैं जिहाद के मुनकर है। भाई जिहाद का मुनकर तो है ही काफिर। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जिहाद फर्ज किस वक्त होता है, और अगर जिहाद फर्ज हो जाए तो उस वक्त आपने मामला को कैसे लेके चलना होगा। मैं भी ये सारी मकारी कर सकता था यार, अगर तकी उस्मानी नहीं गया, ठीक है जी, कोई फ्रंटमैन नहीं गया जिहाद के लिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं गया, तो मैं भी ना जाता और मैं भी इनकी तरह बातें करना शुरू कर देता। लोग आज ऐसे जनाब कह रहे थे इंजीनियर साहब ने क्या तकरीर कर दी, लेकिन इंजीनियर मुनाफिक नहीं है ना भाई।
इंजीनियर को अपनी कब्र आखिरत की फिक्र है ना भाई, इंजीनियर को पता है कि अल्लाह तो मेरे दिल के हाल को जानता है ना, मैं क्या धोखा दे रहा हूं अवाम को, मैं हाथी के दांत क्या शो कर रहा हूं, तो जो मेरे दिल में था, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक बात थी, मैंने बताई, चाहे वो पब्लिक को बुरी लगे या अच्छी लगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इंजीनियर साहब ने अपनी फिलिस्तीन वाली वीडियो में ये फरमाया था कि उलमाए किराम को चाहिए था कि वो नेशनल फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया था। इंजीनियर साहब के इसी पॉइंट को अभी हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक मिनिस्टर ने बयान किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। तो भाई आप अगर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ आप साउथ अफ्रीका का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा ब्लंडर है हमारे इंटेलिजेंशिया का कि इतने पढ़े लिखे समझदार उलमा बैठे हैं और उन्होंने ये इतनी बड़ी चीज ओवरलुक कर दी है। कितना अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को जाना था कि मुसलमानों के हार्ड लाइनर किस्म के उलमा के स्टेज से जब एक नॉन मुस्लिम कंट्री का शुक्रिया अदा किया जाता, अब कर लें। खिराज तहसीन पेश करना चाहिए साउथ अफ्रीका की हुकूमत को। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगाते हैं, साउथ अफ्रीका का तो किसी ने जिक्र नहीं किया साउथ के अंदर कि जिसने ये हिम्मत की और जेनोसाइड का केस कायम किया। और तमाम उन ममालिक को मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के उस केस को सपोर्ट किया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब की फिलिस्तीन के हवाले से बयान करदा तदबीर पर शदीद मजम्मत की और ये कहा कि अगर आपके मुताबिक जुल्म की बुनियाद पर गजा से फिलिस्तीनियों को निकाल देना चाहिए तो उसी उसूल पर आपको बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए भी जहलम के दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी उन पर जुल्म हो रहा है। मिर्जा साहब के लिए बड़ा सिंपल सी दरखास्त है अली भाई, पीटीआई वाले दो जो पैरासाइट आपको जुड़े थे, आपने पूरे पाकिस्तान में नहीं मचा दी थी। एक एक बंदे को बुला के आपने जोर और शोर से बयान शुरू किया था। अपनी बारी आती है तो आप बहुत एक्टिव, जिसे कहते हैं असर्टिव एंड एग्रेसिव रेजिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि नहीं मेरे प्लेटफॉर्म को मसला ना हो। और फलस्तीन की बारी आती है तो आप कहते हैं कि नहीं यहाँ पे यू नो व्हाट हमारा हमसे सवाल नहीं होगा तो आर्मी से सवाल होगा, लोगों को तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस वक्त मतलब ये क्या हो रहा है आपकी अचानक टोन स्टैंस एंड एग्रेशन में किधर? मुझे तो बड़ा पसंद आया था कि आप बड़े एग्रेसिव स्टैंस के ऊपर गए थे। कौम की बारी आती है तो आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि अरब मुसलमानों को चाहिए कि वो उनको दरवाजे खोलें और फलस्तीनियों को निकाल के उधर पहुंचा दें। ये तरीका, ये नैरेटिव बिल्डिंग का तरीका आपको खुद नहीं पता आपका क्या काम है इस वक्त। उनका क्या काम है छोड़ दें, फलस्तीनियों का क्या काम है छोड़ दें, वो मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तानी स्पीकर का क्या काम है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फलस्तीन को क्या करना चाहिए, मैं पाकिस्तानी स्पीकर से कह रहा हूँ कि ये बेशर्मी नहीं करनी चाहिए। बलोचिस्तान वालों को चाहिए अली भाई बलोचिस्तान छोड़ दें, आप दरवाजा खोलें जेलम का बलोचिस्तान और पारा चनार वालों को अपने घर घुसाएं। बलोचिस्तान में जितने मसले हो रहे हैं केपीके वालों को जेलम बुलाएं प्लीज, ये अलमोरेद के सेंटर्स खोलें, ये गांधी साहब की तरफ बुलाएं लाहौर में सेटल कराएं। वो क्या करें बलोचिस्तान में, वो पारा चनार में क्या करें, ये टेक्निक लगाई है अनइमेजिनेबल एंड टिक नथिंग एल्स। वैसे साहिल अदीम साहब ने इस एतराज़ को मेरे ख्याल से कैसर अहमद राजा साहब से मुस्तार लिया था, लिहाजा इंजीनियर साहब का कैसर अहमद राजा साहब को दिया गया जवाब ही यहाँ पर भी किफ़ायत करेगा। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट ये है कि इसी पॉडकास्ट के दौरान साहिल अदीम साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर भी एतराज़ किया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अक्सर दफ़ा मुफ्ती तारिक मसूद साहब साहिल अदीम साहब पर ये एतराज़ करते हैं कि ये नौजवानों को बगावत सिखा रहे हैं। तो उसी के हवाले से साहिल अदीम साहब ने ये इल्ज़ामी जवाब दिया कि जिहाद के फतवे तो अभी हाल ही में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दिए हैं, अब आपको चाहिए कि वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से भी बयान करें कि वो लोगों को बगावत सिखा रहे हैं। तारिक मसूद साहब के साथ अगर आपका सेशन होना तो उनसे पूछिएगा कि साहिल अदीम ने जहाज फर्ज किया है तो कह रहे बगावत सिखाओ या तुम्हारे तकी उस्मानी ने जहाज फर्ज किया है। ये उसे को जाके बगावत सिखाता है। मेरा ख्याल है तारिक मसूद साहब को तकी उस्मानी की वीडियो नहीं पहुंचेगी, नहीं तो उन्होंने रिलीज करनी थी वीडियो कि ये बगावत सिखा रहा है तकी उस्मानी हमें, ये नौजवानों का पोटेंशियल खराब कर रहा है, इसको एजेंसी उठाएंगे चमड़ी उधेड़ देगी। तारिक मसूद साहब की अगली वीडियो तकी उस्मानी साहब के बारे में ये आनी चाहिए। मजीद अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान साहिल अदीम साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब के उस जुमले पर भी तबसरा किया जो उन्होंने ये फरमाया था कि मेरी इसराइल की मजम्मत करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिन लोगों के पास ताकत है वसाइल हैं आखिर में फैसला उन्हीं ने करना है। कि मेरे मजम्मत करने से क्या हो जाएगा? सर आप कहते हैं कि मेराज ख्वाब में हुई थी, आपके बताने से क्या हो जाएगा? आप कहते हैं ईसा फौत हो गए, आपके बताने से क्या हो जाएगा? क्यों किताबें लिख रहे हैं उसके ऊपर? आप कहते हैं तज़किया नफ्स जो है ना ओरिजिनल पर्पस है, आपके बताने से क्या हो जाएगा? सर ये पूरी उम्र लगा दी है बताने में आपने, यहाँ पे आपको बताने से क्या हो जाएगा? फलसफा समझ आ गया? आपके बताने से कुछ हो जाता नहीं होता तो फिर आप माइक्रोफोन पे क्यों बैठे हैं 500 सालों से? आपने हर वो बात बताई है जो आपको लगा है कि सही है। आपने कहा कि ये तो कॉमन सेंस है, इस्लाम है, ये मेरी राय है, मुझे तो बतानी, मेरा तो काम है हक की बात करना। आप 50 साल से ये जुमला जप रहे थे हम पूरी दुनिया के सामने। वक्त आया कि अमेरिका में बैठ के फलस्तीन के बारे में बात करेंगे तो मेरे बताने से क्या हो जाएगा? फलसफा सॉरी आपके बताने वाला ही तो बिजनेस है आपका। सर और कौन से बिजनेस में आप बताने के बिजनेस में ना, आपसे किसी ने कहा ईंटें उठाएं पत्थर उठाएं बदला जाएं, किसी ने कहा है आपसे?
آپ بھائیوں کو شاید معلوم نہ ہو لیکن یہی اعتراض ابھی حال ہی میں قیصر احمد راجہ صاحب نے بھی جاوید احمد غامدی صاحب پر کیا تھا، اور فائنلی جاوید احمد غامدی صاحب نے نام لیے بغیر دونوں حضرات کو انڈائریکٹلی جواب دیا اور یہ کہا کہ میرا یہ کہنا کہ میری مذمت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو بے بسی کا جملہ تھا۔ ان دونوں حضرات نے میرے اس جملے میں اپنے مطلب داخل کیے ہیں۔ جس جملے کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ سخن فہمی عالم بالا معلوم شد، بڑے درد کا جملہ ہے، بڑی بے بسی کا جملہ ہے۔ جیسے آپ کسی موقع پر کہتے ہیں کہ اب مذمت کے الفاظ سے کیا ہونا ہے، یعنی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح سے بچے مر رہے ہیں، جس طرح سے ایک پوری کی پوری قوم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بے بسی اور درد کا جملہ ہے۔ جب سننے والا دوسرے کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی بات میں کوئی بھی معنی داخل کر سکتا ہے، اور کوئی شخص بھی زبان وحی سے کبھی کلام نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ طاقت کا کھیل ہے، اس سے بڑا مذمت کا جملہ ہو سکتا ہے کوئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، نہ امریکہ کے پیش نظر کوئی اخلاقی اصول اور کوئی قدر ہے، نہ اسرائیل کے پیش نظر یا دنیا کی بہت سی قوموں کے پیش نظر۔ بلکہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا 3-4 مہینے پہلے، آپ دیکھیں اس کو یوٹیوب پر موجود ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ یہ دنیا کے اندر یہ سب معاملات جو ہو رہے ہیں تو کیا یہ صحیح اصولوں پر ہو رہے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا کہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوئے، یعنی یہ جتنے بھی مغربی ملک ہیں وہ اپنے ہاں یہ جمہوریت اور سیاسی اقدار کی گفتگو کرتے ہیں، بین الاقوامی معاملات میں تو ہمیشہ قوت کا کھیل رہا ہے۔ اس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا، لیکن اس کے معنی لوگوں نے یہ لیے کہ طاقت کے کھیل کے بارے میں تو یہ مان لینا چاہیے کہ دنیا میں وہی ہوتا ہے، یعنی ایک واقعے کا بیان دردمندی کے ساتھ۔ تو اس میں بس میں سخن فہمی کی داد دیتا رہتا ہوں، میں تو کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا۔ میں اس کو بھی اپنے ہاں فروتر چیز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے مخاطبین کا ذوق یہ ہے اور وہ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں اور ان کے رد عمل کی یہ نوعیتیں ہیں تو اس پر تبصرہ کرنا بھی میرے جیسے آدمی کا کام نہیں ہے، میں اس پر خاموشی اور صبر اختیار کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ قیصر احمد راجہ صاحب نے مزید آگے بڑھ کر جاوید احمد غامدی صاحب کے محرکات طے کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ غامدی صاحب امریکہ میں رہتے ہیں لہٰذا وہ امریکہ کی مذمت نہیں کر سکتے۔ تو اس پر بھی غامدی صاحب نے مختصراً جواب دیا ہے۔ میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، میں نے پاکستان چھوڑا اپنی آراء کے اظہار کی وجہ سے۔ میں نے گھٹن محسوس کی اور کوشش کی کہ کوئی بہتر جگہ مل جائے۔ ملیشیا میں یہی صورتحال تھی، وہاں بہت سے کام کرنا ممکن نہیں تھا، یہاں آ گئے۔ یہاں یہ محسوس ہوگا تو بستر اٹھائیں گے کہیں اور چلے جائیں گے یا اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ میں تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی ادنا اتفاق کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے جو کہنا ہے وہی کہوں گا، اور جو میرا اسلوب ہے اس اسلوب کے مطابق کہوں گا۔ نہ میں لوگوں کا غوغا دیکھ کے اس میں تبدیلی کرتا ہوں اور نہ مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ ہوتی ہے، میں تو منتظر ہوں تو بس ان کی پذیرائی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ساحل ندیم صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی، جس کی تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور ملاقات کے بعد ساحل ندیم صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کی موجودگی میں ان کی مسجد میں بیان بھی کیا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال میں لاسٹ سنڈے کے پبلک سیشن کے دوران انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جب آپ بریلوی تھے تو اپنے نام کے ساتھ قادری اور اتاری میں سے کیا لگاتے تھے؟ تو اس پر انجینئر صاحب نے کیا جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آپ نے بتایا کہ 10 سال دعوت اسلامی میں رہے تو تب آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے تھے یا پھر اتاری لگاتے تھے؟ یہ سارا کچھ لگاتے تھے، اس زمانے میں سب کچھ لگانا پڑتا تھا، قادری بھی اتاری بھی لگانا پڑتا تھا، رضوی بھی لگانا پڑتا تھا، سارا موجود ہے میرے پاس، پرانی کتابیں بھی ہیں جس میں پوری دم کے ساتھ نام میرا لکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہی لگاتے تھے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ارشاد بھٹی صاحب نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں یہ اعلان کیا کہ علماء کرام سے پوڈ کاسٹ کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہ 17 علماء کرام کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے، جن میں سے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ اور انجینئر صاحب کے ساتھ پھر سے پوڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اس لیے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ بتانے کے لیے آپ کو مخاطب ہوں کہ میرا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے علماء کرام سے ملنے کا۔ چند دن بعد دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور اس مرحلے میں میری خواہش ہے کہ میں 10 علماء کرام سے ملوں۔ ان کی فہرست بنا لی ہے میں نے، لسٹ بنا لی ہے میں نے، 10 علماء کرام سے میں ملوں گا، اور 7 علماء کرام وہ ہیں جن سے ان کے چاہنے والوں نے کہا ہے کہ ملیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے اور کہ ان سے بھی ملیں، میری ٹیم سے رابطہ کیا ہے، مجھ سے رابطہ کیا ہے، پیغامات بھجوائے ہیں کہ آپ ان 7 علماء سے بھی ملوں۔ تو 10 وہ علماء ہیں جن سے میں نے ملنا ہے، میری ملنے کی خواہش ہے، اور 7 وہ علماء ہیں جن سے ان کے چاہنے والوں نے کہا ہے کہ میں ملوں، لہٰذا ان 17 علماء کرام سے دوسرے مرحلے میں ملوں گا۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔